गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज आपको क्लास 9 की फिजिक्स में द्रव दाब के बारे में पढ़ाया जाएगा। द्रव दाब क्या होता है और कब वस्तुएं किसी द्रव में तैरती हैं और कब वस्तुएं किसी द्रव में डूब जाती हैं, इन चीज़ों के बारे में चर्चा की जाएगी। तो हमने पिछले टॉपिक में, जब पिछले बेल में हमने आपसे मुलाकात की थी, तो उस बेल के में आपको चंद्रमा पर वस्तु का भार कैसे निकाला जाता है इसके बारे में चर्चा कर दी गई थी। प्रणोद के बारे में चर्चा कर दी गई थी, दाब के बारे में चर्चा कर दी गई थी। अब अगला टॉपिक आपका है तरल दाब। अब बात आती है कि जो ब्रह्मांड में पदार्थ होता है वह 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस अवस्था में, द्रव अवस्था में और गैस अवस्था में। तो जो द्रव और गैस अवस्था होती है, इन दोनों ही अवस्थाओं में जो तरल होता है वह बहता है। उसका एक गुण होता है कि वह बहता है। अगर कहीं पर रख दिया जाए तो जो द्रव होता है वह ऊंचे तल से नीचे तल की तरफ बहता है, लेकिन जो गैस होता है वो सभी दिशाओं में बहता है। तो तरल का जो गुण होता है वो गुण होता है तरल का बहना। अब चूंकि किसी भी वस्तु में द्रव्यमान और भार होता है, तो भार के कारण वह किसी भी तल पर दाब डालता है। इसी प्रकार से तरल में भी भार होता है और उस भार के कारण तरल भी दाब डालता है। लेकिन जो ठोस होता है उसके दाब डालने की प्रवृत्ति क्या होती है, वह अविलंबवत नीचे की तरफ दाब डालता है। लेकिन जो तरल होता है उसकी प्रवृत्ति क्या होती है, वो सभी दिशाओं में दाब डालता है। नीचे की तरफ दाब डालेगा, बगल की तरफ दाब डालेगा, ऊपर की तरफ भी दाब डालेगा। छोटी कक्षाओं में प्रैक्टिकल करके आपको ये चीज़ समझाई गई थी कि कैसे कोई द्रव या कोई तरल सभी दिशाओं में दाब डालता है। अब हमारी जो चर्चा है, जो आपका टॉपिक है, उस टॉपिक में हमको द्रव दाब के बारे में बताना है। तो एक क्लास सेकेंड ईयर में आपको बताया जाएगा पास्कल का नियम। उस पास्कल के नियम के अनुसार ये पास्कल ने बताया कि द्रव के अगर किसी भी तल पर दाब डाला जाए तो वह डाला गया दाब जो होता है वह द्रव में समान रूप से सभी दिशाओं में वितरित हो जाता है। इसे पास्कल के द्रव दाब का नियम कहते हैं। तो जब हम किसी तरल को किसी बर्तन में रखते हैं तो बर्तन में रखने के बाद क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि ये एक पात्र है और इस पात्र में हमने द्रव भर दिया, तो ये द्रव क्या करेगा, इसके तली पर दाब डालेगा, इसके साइड में दाब डालेगा, इधर भी दाब डालेगा। और साथ में अगर हम एक ऐसे खुले मुंह की नली ले लें और इसके ऊपर एक गुब्बारा बांध दें और गुब्बारा बांधने के बाद इसको, नली को हम द्रव के अंदर ले करके आएँ, तो हम देखते हैं कि जो गुब्बारा होता है वह नली में ऊपर की तरफ उठ जाता है। इससे ये पता चलता है कि अपनी सतह तक तरल जो होता है वह ऊपर की तरफ दाब डालता है। तो क्या हुआ कि तरल दाब क्या होता है कि तरल द्वारा बर्तन के प्रत्येक सतह पर डाला गया दाब ही तरल दाब कहलाता है, या तरल द्वारा किसी भी बर्तन के प्रत्येक सतह पर प्रति एकांक क्षेत्रफल पर अभिलंबवत लगाए गए बल को हम तरल दाब कहते हैं। अगला टॉपिक आपका आता है उत्प्लावकता या उत्प्लवन बल। अब उत्प्लावकता क्या होती है, उत्प्लवन बल क्या चीज होता है? तो उत्प्लावकता
उत्प्लावकता। तो उत्प्लावकता क्या चीज होती है? देखिए, जब किसी वस्तु को द्रव में डुबोया जाता है तो द्रव उस वस्तु के ऊपर पृष्ठ की तरफ दाब डालती है। इसको समझने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम एक पात्र में द्रव भर दें और इस पात्र में एक खाली प्लास्टिक का डब्बा जो एयर टाइट किया गया हो, ढक्कन लगाया गया हो, उसको अगर इसके अंदर हम दबाते हैं या कोई गेंद दबाते हैं तो क्या होता है कि ये जैसे ही हम इसको बल लगा करके नीचे की तरफ दबाते हैं, छोड़ते हैं, ये तुरंत ऊपर द्रव की पृष्ठ पर चला आता है। यद्यपि इसके ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की तरफ लग रहा है, लेकिन फिर भी इस पर द्रव द्वारा ऊपर की तरफ जो लगाया गया बल है वह गुरुत्वाकर्षण बल से बहुत ज़्यादा है। परिणामतः यह द्रव की पृष्ठ पर आकर के तैरने लगता है। अब जब हम किसी वस्तु को द्रव में डुबोते हैं तो द्रव उस वस्तु पर अभिलंबवत दिशा में ऊपर की तरफ एक बल लगाता है। इसी बल को हम उत्प्लावक बल कहते हैं। तो क्या हुआ कि जब किसी वस्तु को द्रव में डुबाया जाता है तो द्रव उस वस्तु पर ऊपर की तरफ बल लगाती है। इसे उत्प्लावकता कहते हैं। और जो ये बल ऊपर की तरफ लगता है उसको हम उत्प्लावन बल कहते हैं तथा इस बल को क्या कह दिया जाएगा? उत्प्लावन बल कहते हैं। अब उत्प्लावकता क्या होती है? तो उत्प्लावकता है कि किसी भी वस्तु को जब द्रव में डुबोया जाता है तो द्रव उस पर ऊपर की तरफ एक बल लगाती है। इस बल को हम उत्प्लावकता कहते हैं, इस गुण को हम उत्प्लावकता कहते हैं और लगने वाले बल को हम उत्प्लावन बल कहते हैं। अब ये जो उत्प्लावकता या उत्प्लावन बल है यह किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है? तो ये जो उत्प्लावकता या उत्प्लावन बल है वो दो चीज़ों पर निर्भर करता है। पहला चीज़ कि जो चीज़ डुबाया जा रहा है इसका भार, इसका घनत्व क्या है? क्या चीज़ जो डुबाया जा रहा है उसका घनत्व क्या है? और जिस द्रव में डुबाया जा रहा है उस द्रव का घनत्व क्या है? मतलब जो उत्प्लावकता है या उत्प्लावन बल है वह दो चीज़ों पर निर्भर करता है। पहला चीज़ कि जिसको हम डुबो रहे हैं उसका घनत्व क्या है, दूसरा चीज़ जिसमें डुबाया जा रहा है उसका घनत्व क्या है। यदि इस द्रव का घनत्व जिस वस्तु को डुबोया जा रहा है उसके घनत्व से अधिक है तो वस्तु को द्रव अपनी सतह पर ले आएगा। लेकिन इसके विपरीत यदि जो डूबने वाली वस्तु है उसका घनत्व अधिक है और द्रव का घनत्व कम है तो वह वस्तु द्रव में डूब जाएगी। जैसे जब हम लकड़ी को द्रव में डालते हैं तो लकड़ी द्रव की सतह पर तैरती है, क्योंकि जो लकड़ी है लकड़ी का घनत्व द्रव के घनत्व से कम है। लेकिन अगर हम उसी द्रव में एक लोहे की कीली रखते हैं तो लोहे की कील जो होती है वह डूब करके द्रव के तल में चली जाती है। क्यों चली जाती है? क्योंकि द्रव का जो घनत्व है वह लोहे के घनत्व से काफ़ी कम है। अब ये जब बात आपने समझ ली तो इस बात के आधार पर हमको ये व्याख्या करनी है कि जो कार्क होता है वह पानी में तैरता है
जबकि लोहे की कील पानी में डूब जाती है। तो कार्क जो होता है, कार्क का घनत्व द्रव के घनत्व से, जल के घनत्व से काफ़ी कम होता है। परिणामतः कार्क को जब हम जल में डालते हैं तो वह जल की सतह पर आकर के तैरने लगता है। लेकिन जब लोहे की कील डालते हैं तो लोहे की कील को डालने पर स्थिति ये बनती है कि चूंकि लोहे की कील घनत्व में द्रव से, जल से अधिक है, इसलिए वह डूब जाती है और तली में जाकर के बैठ जाती है। तो ये बात आपको स्पष्ट हो गई होगी। अब अगला टॉपिक आपका है आर्किमिडीज का सिद्धांत। क्या चीज है? आर्किमिडीज का सिद्धांत। कहीं कहीं आर्किमिडीज लिखा जाता है, कहीं आर्किमिडीज लिखा जाता है। बस इतना जानिए, आर्किमिडीज या आर्किमिडीज कहीं जैसे भी लिख सकते हैं। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या होता है? इसका सिद्धांत है जब किसी वस्तु को द्रव में पूरी या आंशिक रूप से डुबाया जाता है तो वस्तु के भार में कमी प्रतीत होती है। यह कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। इम्पॉर्टेंट है, समझ लीजिए इसको। आर्किमिडीज ने बताया, एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया कि जब किसी वस्तु को द्रव में पूरी या आंशिक रूप से डुबाया जाता है, तो वस्तु के भार में कमी प्रतीत होती है, और जो ये कमी प्रतीत होती है वह वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। तो आर्किमिडीज ने क्या बताया? आर्किमिडीज ने बताया कि जब किसी वस्तु को द्रव में पूरी या आंशिक रूप से डुबाया जाता है तो वस्तु के भार में कमी प्रतीत होती है, और यह कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। अब आर्किमिडीज के सिद्धांत का प्रयोगशाला में सत्यापन। अब अगला टॉपिक आपका है आर्किमिडीज के सिद्धांत का प्रायोगिक सत्यापन। तो आर्किमिडीज के सिद्धांत का प्रयोगशाला में सत्यापन या प्रायोगिक सत्यापन कैसे किया जाता है? इसके लिए हम क्या करते हैं, एक कमानीदार तुला ले लेते हैं, लैब में रखा हुआ है आपके।
इस कमानीदार तुला में हम एक वस्तु को, मान लीजिए पत्थर है, बांध देते हैं। बांधने के बाद इसे हम वायु में तौलते हैं। तो हमने मान लिया कि इसका द्रव्यमान जो आया वो 100 ग्राम आ गया। क्या हुआ कि जब हम एक पत्थर लिए और पत्थर को हवा में तौले तो तौलने के बाद इसका द्रव्यमान 100 ग्राम आ गया। अब हम क्या करते हैं, एक टूटीदार तुला ले लेते, बेलन ले लेते हैं। ऐसे एक टूटीदार बेलन ले लिया और इसमें यहाँ तक हमने जल भर दिया। जल भरने के बाद हमने क्या किया कि एक पात्र यहाँ छोटा सा रख दिया और इस पात्र का भार पहले से ही हमने निकाल लिया। अब हम क्या करते हैं कि इस जो पत्थर है, इस पत्थर को हम क्या करते हैं, इसमें डुबो करके तौलते हैं। उसी कमानीदार तुला में बंधे रखते हैं और फिर इसको ऐसे हुक में लटका करके और तौलते हैं कमानीदार तुला से। तो हम देखते क्या हैं कि जैसे ही इसमें हम इस पत्थर को डुबोते हैं, कुछ पानी निकल करके इसमें चला आता है और जो इसका भार 100 ग्राम था, अब इसका भार क्या आता है, 75 ग्राम आता है। जब हम इस निकले हुए पानी को तौलते हैं तो इस पानी का भार हमको क्या मिलता है, 25 ग्राम निकलता है। तो क्या प्रूव होता है कि जब हम किसी वस्तु को किसी द्रव में पूरा या आंशिक रूप से डुबोते हैं तो वस्तु के भार में कमी आ जाती है। हवा में भार 100 ग्राम था, पानी में भार हो गया 75 ग्राम। यह कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है, ये 25 ग्राम आ गया। तो कहने का मतलब क्या है कि जो आर्किमिडीज का सिद्धांत है वह प्रयोगशाला में जब हम सिद्ध करते हैं तो वो सही पाया जाता है, पूर्णतया यथार्थ है। यह आर्किमिडीज का सिद्धांत है कि जब किसी वस्तु को द्रव में पूरा या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो वस्तु के भार में कमी प्रतीत होती है। यह कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। अब अगला टॉपिक होता है आर्किमिडीज के सिद्धांत का अनुप्रयोग। तो आर्किमिडीज के सिद्धांत का अनुप्रयोग, आर्किमिडीज के सिद्धांत का अनुप्रयोग क्या चीज़ होता है। तो आर्किमिडीज के सिद्धांत का अनुप्रयोग विभिन्न चीज़ों में किया जाता है, जैसे मुख्य रूप से कि जलयानों तथा पनडुब्बियों के निर्माण में। पहला चीज़ हो गया कि जलयानों तथा पनडुब्बियों के निर्माण में। अब ये जो जलयान होते हैं, इन जलयानों की डिजाइन ऐसे बनाई जाती है कि जब यह समुद्र में डाले जाएं तो इनके द्वारा हटाए गए द्रव का भार इस पर लदे हुए संपूर्ण सामान सहित जलयान के भार से अधिक हो तो जलयान आसानी से जल में तैरता है। उसके अलावा पनडुब्बी जो होती है वो ऐसी एक नाव होती है, ऐसा एक जलयान होता है कि जो अपने अंदर एक चैम्बर होता है, उस चैम्बर में पानी भर करके ज़मीन में द्रव में डूब करके नीचे जा सकता है, समुद्र की तली में जा सकता है और चैम्बर से पानी जब बाहर निकाल दे तो वो क्या होगा, सतह पर आ सकता है। तो इस पनडुब्बी को बनाने में भी आर्किमिडीज के सिद्धांत का प्रयोग होता है।
दूसरा है कि दूध के नमूने की शुद्धता की जांच में। तो दूसरा है दूध के शुद्धता की जांच में। एक दुग्ध का शुद्धता नापने के लिए एक आला होता है और उस आला को हम क्या करते हैं कि दूध में डुबो देते हैं। तो एक निश्चित मात्रा में अगर दूध में पानी मिला हुआ है तो उसकी गहराई, कितनी गहराई तक डूबा हुआ है, उसकी गहराई डूबने की जो होती है वो कम हो जाती है और इस प्रकार से दूध की शुद्धता की जांच हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, द्रवों के घनत्व नापने के लिए हाइड्रोमीटर जो होता है, द्रवों का घनत्व नापने का हाइड्रोमीटर जो होता है वह भी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। अब अगला और लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का है आपेक्षिक घनत्व। इस चैप्टर का अंतिम टॉपिक है आपेक्षिक घनत्व। घनत्व, अब देखिए पहला चीज तो ये जानिए कि घनत्व क्या चीज होता है। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान और बटे आयतन। यानी कि किसी वस्तु के एकांक आयतन का द्रव्यमान कितना है, एकांक माने एक घन मीटर आयतन का द्रव्यमान कितना है, यही उस वस्तु का घनत्व कहलाता है। लेकिन जब इस घनत्व को, किसी वस्तु के घनत्व को जल के घनत्व से तुलना कर दिया जाता है तो वह क्या कहलाता है, आपेक्षिक घनत्व कहलाता है। हम क्या कह रहे हैं कि घनत्व क्या होता है कि किसी वस्तु के द्रव्यमान और आयतन का अनुपात जो होता है वो घनत्व होता है। लेकिन जैसे ही किसी वस्तु के घनत्व को जल के घनत्व से तुलना किया जाता है तुरंत वह क्या हो जाता है, आपेक्षिक घनत्व हो जाता है। तो आपेक्षिक घनत्व बराबर क्या होता है, आपेक्षिक घनत्व ये बराबर होता है किसी पदार्थ का घनत्व बटे पानी का घनत्व। किसी पदार्थ का घनत्व और बटे पानी का घनत्व, यही आपका आपेक्षिक घनत्व होता है। अब कोई शरारती लोग आपसे ये पूछ लेते हैं कि भाई आपेक्षिक घनत्व का मात्रक क्या होता है। तो चूंकि यह दो घनत्वों का अनुपात है, दो एक ही प्रकार के राशियों का भाग है, इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं होता है। जो मात्रक होता है वो आपस में कट जाता है। आपेक्षिक घनत्व का कोई भी मात्रक नहीं होता है। तो इस प्रकार से आज आपका ये चैप्टर जो है वह पूर्णतया समाप्त होता है। आंकिक प्रश्नों को हल करना शुरू कर दीजिए। अगली बेल में हम आपको आंकिक प्रश्नों को हल करना सिखाएंगे। तो अगली बेल में फिर हमारी आपकी मुलाकात होती है। तब तक के लिए धन्यवाद।